नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। जन संवाद का ये सेशन बहुत ही अहम है। मुरैना में इस वक्त हमें ये सब आप जान ही रहे हैं। अब एक चीज, आप उस चंबल के बारे में तो फिल्मों के जरिए देखे होंगे, जानते होंगे कि ये चंबल डकैतों का है, ये चंबल बागियों का रहा है, ये आप जानते रहे होंगे। लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई, आगाज कब हुआ और ये अंजाम खत्म कैसे हुआ, यानी आगाज से लेकर इसके खत्म होने की पूरी कहानी आपको इस सेशन में बताएंगे। इस सेशन का नाम है अनदेखा चंबल। तो हमारे साथ चार बड़े खास मेहमान हैं जो कि अब तक टेलीविजन इंडस्ट्री में एक साथ कभी नहीं बैठे और ना ही कभी आपने इनको देखा होगा एक साथ बैठे हुए। तो एक महा पैनल है, बड़ा पैनल है, इनसे जरा परिचय करा देता हूं और उसके बाद अनदेखा चंबल की शुरुआत करता हूं। तो हमारे साथ पहले हमारे मेहमान हैं अशोक भदौरिया जी, जो कि भारत के सबसे बड़े एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं। आपने कई फिल्में देखी होंगी दूसरों के बारे में, लेकिन भारत के सबसे बड़े एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं। आशा सिकरवार जी हैं, ये सोशल एक्टिविस्ट हैं। इनके परिवार से बागियों की शुरुआत हुई है, यानी बागी शब्द सबसे पहले कब जहन में आया, इनके परिवार से शुरुआत हुई है। पूरी कहानी जानेंगे। और साथ ही साथ हमारे साथ राम स्वरूप सिंह सिकरवार जी हैं, जो कि पूर्व में बागी रहे हैं, किन परिस्थितियों में बने ये जानने की कोशिश करेंगे। और अभी सबसे हाल में जो आपकी फिल्म जहन में है, चंबल की सौगंध, चंबल की कसम तो भूल गए होंगे आप, लेकिन पान सिंह तोमर आपको याद होगी। तो नारायण सिंह तोमर जी हमारे साथ हैं, एक बार तालियों से इनका स्वागत भी कीजिए, जो कि पान सिंह तोमर के पोते हैं। ये पूरी कहानी बताएंगे आपको, जो कहानी में बच गई थी वो भी आगे बताएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे ही है अशोक भदौरिया जी, क्योंकि मैंने परिचय यही कराया कि आप भारत के सबसे बड़े एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं। लोग बहुतों की कहानियां सुने हैं, लेकिन आज आपकी कहानी सुनना चाहते हैं। चंबल के लोग भी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लोग भी सुनना चाहते हैं कि कैसे आपने इसे खत्म किया, क्योंकि हम लोग, भारत के लोग इसी तरह से जानते हैं कि चंबल डकैत या बागियों का इलाका रहा है, लेकिन आज स्थिति बदल गई है, वो भी जानते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये कैसे आपने शुरू की, एनकाउंटर की, आत्मसमर्पण की, और कैसे खत्म हुआ, ये पूरी कहानी जरा आप हमारे दर्शकों को बताइए। सर, माइक थोड़ा करीब लेकर आइएगा। देखिए, नमस्कार सभी लोगों को। पहले के ज़माने में जो डोंगर बटरी से ज़माना शुरू हुआ डकैतों का, तो वो डकैत जो थे बागी कहलाते थे। डोंगर बटरी, मान सिंह, फिर लाखन, रूपा, मोहर सिंह, माधो सिंह, यहाँ तक के जो डकैत जो रहे हैं, अशोक जी थोड़ा सा और पास माइक, वो सब बागी की श्रेणी में आते हैं। तो चूँकि ये चंबल के जो बीहड़ों की और चंबल के पानी की जो कहानी है, वो तो सदियों से चली आई है। वो तो अंग्रेजों के टाइम से, पिंडारियों का टाइम था, तभी से चला आ रहा है। लेकिन बाद में जो डकैत आए, जो बागी के बाद में जो डकैत आए, वो रैंसम के लिए, किडनैपिंग के लिए और जघन्य हत्याओं के लिए मशहूर हो गए। तो उसके लिए लगाम लगाना बहुत आवश्यक था, जरूरी थी, जिसमें कि टारगेट नंबर 1, T1 और ऐसे कई गैंग ऐसे रहे हैं। उस ज़माने में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अभाव था। मोबाइल पहले तो थे नहीं, और जो बाद में थोड़े बहुत आ भी गए तो उनकी लोकेशन वगैरह ट्रेस नहीं हो पाती थी, तो बड़ा कठिन हो जाता था इनका पार पाना। इनकी जो मुखबरी कहलाते हैं, देसी भाषा में मुखबरी कहते हैं, वैसे इन्फॉर्मर बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता था। और डकैत लोग भी इन्फॉर्मरों को बहुत बहुत कड़ी सज़ा देते थे। जरा सा उन्हें शक हो जाए कि इन्होंने हमारी मुखबरी की है तो उसको अशोक जी यानी आपकी निर्भरता मुखबिरों पर थी। जैसे मैंने पहला प्रश्न किया कि कैसे आपने हल किया इन्हें, हाँ। तो मुखबिरों पे आपकी निर्भरता थी पूरी तरीके से, टेक्नोलॉजी नहीं थी। जब तक की सूचना सटीक ना हो तो अंजाम में टाइम लगता है, अंजाम में समय लगता है। और जी तो हम स्वरूप जी बैठे हैं कि
जो मुखबर दोनों तरह के होते हैं, पुलिस के भी रहते हैं और डकैतों के भी रहते हैं, बदमाशों के भी रहते थे मुखबर। तो कई कई तो क्रॉस कर जाते थे, वही मुखबर हमारे वही इनके जाके मिल गए। तो कितने अब तक आपने इनकाउंटर किए होंगे? हमने करीबन 116 इनकाउंटर किए। 116 जो भारत में और किसी के नहीं है। और इनमें से जो ग्वालियर चंबल के जो दुर्दांत डकैत जो बाद में हुए, बागी के बाद जो हुए हैं, उनका सफाया सभी का करीब करीब किया है। पहले मुझे याद है कि पहले के ज़माने में जब जो बागी होते थे तब पुलिस से जो गोली चलती थी तो मालूम पड़ा कि 3 दिन गोली चल रही है। और हमारे यहाँ की पुलिस, हमारे यहाँ के हथियार तब 303 और LMG हालांकि थी, लेकिन पूरा फोर्स भोपाल से चलता था, तो 2 दिन तो उसे आने में लग जाते थे भोपाल से यहाँ। तो यानी जब आपको मदद की जरूरत होती थी तो भोपाल पर टीम पर, और उसे 2 दिन में यहाँ पे अकेले आप जूझते थे। और जब इनकाउंटर हो जाता था तो मालूम चलता था कि 11 तो पुलिस वाले मारे गए और 3 डकैत मरे। तो ये बड़ी विडंबना थी कि हम लोगों के पास अच्छे हथियार नहीं थे, अच्छे साधन नहीं थे। धीरे धीरे सरकार चेती, सरकार को लगा कि हमारे ऐसे ही लोग मरते जा रहे हैं, जनता त्राही कर रही है, कोई लोग वह खेती का बाड़ी नहीं कर पा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो फिर उन्होंने तब उस समय तो अच्छा, ड्यूटी के आपके अंतिम समय तक लगभग ये समस्या समाप्त हो गई चंबल में? हाँ, मेरे अंतिम समय तक ये समस्या पूरी समाप्त कर दी थी मैंने चंबल। पूरा खत्म हो गई? पूरा खत्म हो गया है। वो छुटपुट जो नए तैयार हो जाते थे वही है। ठीक है। आशा जी, आप जैसे कि अशोक भदौरिया जी बता रहे थे, जब उन्होंने डोंगर पटरी का नाम लिया वो डकैत कहे, आपने तुरंत टोका उन्हें कि डकैत नहीं बागी। तो उसकी क्या कहानी मैं जानना चाहता हूँ। मैंने परिचय भी आपका कराया कि जब बागियों की शुरुआत हुई तो आप उस परिवार से हैं, तो ये तो खत्म करने पे लगे थे कि चंबल को डकैतों और बागियों से समाप्त किया जाए, मुख्य धारा में जोड़ा जाए। तो आप उन्हें टोक रही हैं, कह रही हैं कि डकैत नहीं बागी। आपने तुरंत उन्हें इंटरप्ट किया ऑन एयर। आज भी बगावत की जरूरत है। जिस तरह से आज देश में सरकार अपना अपना रवैया अपना रही हैं, तो बगावत पहले भी हुई है और बगावत की आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बगावत पहले अंग्रेजों के टाइम पर मेरे दादाजी जब बागी हुए थे तो उन्होंने बगावत की। लगान नाम क्या था उनका? डोंगर पटरी। अच्छा, जिससे शुरुआत हुई है। डोंगर पटरी भाई थे। और जब किसानों के पास में लगान देने के लिए नहीं है और सरकार हमसे लगान लेगी तो हम लगान क्यों देंगे? उसके लिए चंबल में मेरे दादाजी उतरे और उन्होंने इस चीज़ से अपनी कहानी की शुरुआत की थी कि नहीं लगान देना है। और उस समय में आपको एक किस्सा और बता दूं, शायद लोग वक्त जानते भी होंगे कि वो समय था कि यदि किसी महिला के साथ कोई अत्याचार होता था तो पुराने टाइम में, आज समय बदल गया है, लेकिन उस समय में मेरे दादाजी बोलते थे यदि किसी ने किसी महिला के साथ अत्याचार किया तो ये मान लेना या कोई गलत काम किया तो नाक उस महिला की नहीं कटेगी, उस पुरुष की नाक कटेगी जिसने उसके साथ अत्याचार किया है। और समाज में उसको नाक कान काट दिया करते थे उस समय पर। वो बगावत थी। क्योंकि देश आज़ाद नहीं था और समय जिस तरह से प्रशासन की कार्रवाइयाँ नहीं हो पाती थी। ये तो भाई साहब भी अच्छे से कि वो कहते हैं कि वो बगावत का ज़माना था और आज बगावत का ये ज़माना है कि मुझे भी बगावत दूसरी तरीके से करनी पड़ी है। दूसरी तरीके से मैं बगावत की बात करूँ तो ये है कि आज मैं करीब 23 साल हो गए बेटी बचाओ के लिए बगावत कर रही हूँ। जिस तरह से हिंदुस्तान में लड़कियों की संख्या कम होती जा रही है, आप जानते हैं कि मुरैना का आंकड़ा 829 पर आकर खड़ा हो गया था। 1000 लड़कों पर 829, तो यानी हम लोग कहाँ किस दुनिया में हम ले जाने की बात करेंगे। हिंदुस्तान में यदि हम बात करें एडवर्थ सेक्स रेशियो जो बात करेंगे, जो इस टॉपिक से थोड़ा सा हटके बता, 907 का आंकड़ा खड़ा हुआ है एडवर्थ सेक्स रेशियो को। तो कहीं ना कहीं हमको पहले दूसरे टाइप की बगावत थी, अब दूसरे टाइप की हमको हर सरकार के साथ में बगावत करनी पड़ेगी कि हमको इन महिलाओं के लिए सोचना पड़ेगा, इनकी मानसिकता के लिए कि समाज में कहीं कोई कुरीति ना पैदा हो जाए।
तो आप ये कह रहे हैं कि आपके दादाजी सिस्टम से परेशान थे, इसलिए उन्होंने बगावत के अलावा कोई विकल्प नहीं था, उन्होंने इसलिए ये रास्ता चुना। जी ठीक है, कोई विकल्प नहीं था तो उनको वो बगावत करना पड़ा। राम स्वरूप जी, आप तो इसलिए भी आपका माइक वो है, आप लीजिए। आप तो पूर्व में बागी भी रहे हैं, जैसा कि मैंने परिचय में भी आपका इसी तरह से कराया। तो ये बताइए कि किन हालात में, किन परिस्थितियों में, एक तरफ आपके बगल अशोक भदौरिया जी हैं, कि कैसे मुख्य धारा में जोड़ा जाए इन्हें, कैसे इन्हें समाप्त किया जाए, तो आप जरा बताइए किन परिस्थितियों में बागी बने और फिर अब कैसे पूर्व बागी हैं। ऐसा था कि हमारे, थोड़ा करीब ले, करीब माइक करीब। हाँ, हमारे चाचा जी के लड़के का मर्डर हो गया। ठीक है, कहाँ पे? भैंसरौली में। ठीक है, हम भैंसरौली के रहने वाले सिकरवा ठाकुर हैं। तो हमारे पिताजी वगैरह ने काफ़ी कोशिश की कि ये समस्या यहीं निबट जाए, लेकिन लोगों ने नहीं निबटने दी। तो एक दिन झगड़ा हो गया, तो उनके 3 आदमी मारे गए वहाँ पार्टी के। हम फरार हो गए। हम 4 भाई फरार थे, कल्याण सिंह, गज सिंह, रामस्वरूप सिंह और चिंतामन सिंह। ये घर से फरार थे? क्यों? क्योंकि वो एसपी का इतना भय था यहाँ कुरैशी का कि वो पकड़ के मार देते थे। एसपी का भय था? हाँ, इसलिए हाजिर नहीं होते थे। और जबकि आपने गुनाह भी कुछ नहीं किया था। फिर हमें मारो सिंह अपने रिश्तेदार थे, उस गैंग में हम पहुंच गए। किसके गैंग में पहुंच गए? मारो सिंह की। अच्छा, मारो सिंह बरोडिया। मारो सिंह। हाँ, वो हमारे छोटे भाई के ककिया सब तो लगते थे। तो वो क्या थे? मारो सिंह क्या थे? बागी थे, गैंग लीडर थे। अच्छा, लीडर थे, बागी थे। नहीं, चंबल के ही? चंबल के 50-60 आदमी थे उनके पास। हाँ, तो आप उनमें शामिल हो गए? उनमें जुड़ गए हम। किस लिए जुड़े? सुराग लगा के पहुंच गए। जब परेशानी आती है तो आदमी ढूंढता है रास्ता कहीं ना कहीं से। हम पहुंच गए। उन्होंने हमको फ्री बंदूक दी, क्यों रिश्तेदार थे, और शामिल कर लिए। चारों भाइयों को? चारों भाई फ्री में बंदूक दी? हाँ। चलते रहे। समय 1971 में सिकेरा में एकाउंटर हुआ, पाओ हमारे 3 भाई मारे गए, कल्याण सिंह, गज सिंह और चिंतामन। उसके बाद मारो सिंह थोड़े घबरा गए। हम वहाँ थे कूनो नदी के जंगल में, एकाउंटर यहाँ हुआ था। फिर उन्होंने मेरे से कही कि भाई बागपने करने से कोई मतलब हल नहीं है, कब तक मारेंगे, कब तक मारेंगे। अब तो आप गैंग को संभालना, अकेले बुलाएंगे कहीं, और मैं तो जा रहा हूँ, कुछ न कुछ उपाय सोचूंगा। तो उनकी लिखा पढ़ी तो पहले से चल रही थी जयप्रकाश बाबू से। तो वो फिर घूमते घूमते महीना 2 महीना में जयप्रकाश बाबू के यहाँ पटना में पहुँचे। अच्छा। हुआ वहाँ 2 दिन रहे, नहीं उन्होंने सुनी। तीसरे दिन उन्होंने कही भाई सब लोग उठ जाते हैं, आप क्यों नहीं उठती है? उन्होंने कहा मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। वो अकेले में करना चाहता हूँ, तुम्हारे यहाँ मीडिया रहती है। क्या बात करोगे? कि मैं राम सिंह नाम से बहुत बड़ा ठेकेदार हूँ जंगल का, कम से कम 500 बागियों को सरेंडर कराऊंगा। 500 बागियों का? हाँ, सरेंडर कराऊंगा। बहुत बड़ी संख्या, अच्छी पकड़ है। तो मैंने कही, अब जयप्रकाश बाबू ने कही कि पहले बनवा जी ने कराए थे, मान सिंह के आदमी, सरकार ने तमन्ना जी, इन लफड़ों में हम पढ़ना नहीं चाहते। ठीक है। कहीं मारो सिंह की थोड़ी सुनिए तो मेरी बात, मैं ही मारो सिंह हूँ। कहीं पे शक पका गए। आपने हिम्मत के साथ, आप जैसे संतों के आने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छा नहीं करोगे तो बुरा भी नहीं करोगे। फिर उनकी विस्तार से बात मारो सिंह की। मारो सिंह की ये चाहिए, वो चाहिए, जैसे हम लोगों ने जो मारे और लूटे हैं, उनको 25-25 बीघा जमीन, उनकी लड़कों को पढ़ाई लिखाई का सामान, ऐसी उन्होंने 25-30 मांगे रखे। तो वो पूरी हुई कि नहीं? पूरी हुई। ऐसे फिर वो जयप्रकाश बाबू से उनकी बात भई। जयप्रकाश बाबू ने इंदिरा से बात की डायरेक्ट। फिर इंदिरा जी के यहाँ ये लेके गए तो इनका तो सरेंडर वहीं हो गया था अपनी तरीके से। फिर इनने शर्त एक और रखी, क्या चाहे श्यामाचंद्र शुक्ल को हटा करके। रामस्वरूप जी ऐसे माइक ले लेंगे तो आपकी बात पूरा मध्य प्रदेश सुनेगा। चंबल तो आपको सुनता रहा है, मध्य प्रदेश भी सुने ना आपको, इसीलिए तो बैठाया गया है आपको। श्यामाचंद्र शुक्ल को मुख्यमंत्री बदल करके सेठी जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। वो भी बात मानी। तो फिर उनको सबको शांति मिशन वाले आ गए,
तुमने आए कि नहीं यहाँ जंगल में सबको चोरा। पहले मोर्सी नंबर 1 की गैंग थी। रामस्वरूप जी, एक बात आपसे समझ में आई कि पहले सिस्टम से आप परेशान हुए, पुलिस तक आप गए, वहां बात सुनी नहीं गई, तो आप 4 भाई एक गैंग में शामिल हुए, ये एक गैंग में शामिल हुए। उसके बाद आपने कहा, आपके टीम लीडर ने ये कहा कि भाई अब इससे कोई फायदा तो है नहीं, निष्कर्ष तो निकलेगा नहीं, हम आत्मसमर्पण करेंगे। बाद में आपने आत्मसमर्पण कर दिया, अब मुख्य धारा में लौट गए हैं। ठीक है, अब नारायण सिंह तोमर जी, आप चूंकि जिसके पोते हैं उसकी कहानी तो पूरा देश जानता है जी। फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई, तो आज की स्थिति में आप यहाँ बैठे हुए हैं, तो पान सिंह तोमर एक बहुत बड़े खिलाड़ी रहे, बाद में इनकाउंटर हुआ उनका, तो कैसा फील करते हैं? आपके मन में, आपके जहन में क्या सोचते हैं, अभी क्या चलता है आपके दिमाग में? देखिए, सबसे पहले तो मैं भी आपसे एक अनुरोध करूंगा कि जब भी आप बोलते हो तो डकैत ना बोल के बागी बोला करें। अच्छा, डकैत ना कहो। क्योंकि चंबल की शुरुआत से ही, जब से मुगलों का शासन रहा है, अंग्रेजों का शासन रहा है, चंबल पे किसी का शासन नहीं रहा है। यहाँ स्वाभिमानी लोग यहाँ शुरू से रहे हैं और आज भी रह रहे हैं। और रही बात बागी बनाने की, तो हमारे बाबा पान सिंह भी बागी बने थे, जो मरे वो भी हमारे बाबा थे। पान सिंह बाबा मरे तब भी हमारे आंसू निकले थे, जब हमारे बाबा ने उनका इनकाउंटर हुआ तब भी हमारे बाबा थे, तब भी आंसू निकल। दुख तो दोनों तरफ से होता है। आज उनके नाती भी जब पिक्चर देखते हैं वो भी रोते हैं और हम भी रोते हैं। इसमें बागी बनाने में कहीं ना कहीं रोल प्रशासन का रहता है। देखिए, जब हम में आपस में छोटा सा झगड़ा होता है, उस झगड़ा को खत्म करने के लिए हम पुलिस के पास जाते हैं। केवल एक पुलिस के पास जाने का माध्यम ये होता है कि उस समय अगर पुलिस आ जाएगी तो जो मर्डर होने की स्थिति रहती है वो स्थिति नहीं बनेगी। लेकिन पुलिस उस समय नहीं सुनती है। आज भी ऐसी परिस्थिति है मर्डर होने की। अभी हमारे गांव में लेपा में मर्डर हुए हैं, 6 मर्डर हुए हैं। पास लेपा बड़ौसा एक ही गांव में। हाँ, पूरे देश ने देखा उस खबर को भी। और आज भी मर्डर होने की कारण क्या है? उस समय जब जमीन थी, बेड़ था हमारे यहाँ, पट्टे हुए सबके, कोई पढ़ा लिखा तो था नहीं। कोई पटवारी आए, उनने का एक हिस्से बांट हुए, उनने का एक काम करो, ये बड़ा है, इसको ये हिस्सा दे दो, उसको हिस्सा दे दिया। कोई नाप नहीं रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल डंडे से नाप दिया, बता दिया वहां तुम जोत लो, वहां तुम जोत लो, वहां जोत लो। 60 साल से हमारे बुजुर्ग जोतते चले जा रहे हैं। दोबारा जब संशोधन हुआ नक्शा का, तो उनने उन नंबर डाल दिए। संशोधन में पटवारियों की गलती से नंबर इधर के उधर घुमा दिए। जब सीमांकन आज हो रहा है, तो 60 साल पहले हमने यहाँ मुझे बताया गया इस जगह पे जो, तो आज हमारा नंबर, आज हमें बताया जा रहा है कि उस जगह पे तुम्हारी जमीन है। और जिन दूसरों ने खरीदी उनकी यहाँ आ गई। मेरी जमीन बहुत अच्छी, जिसे हम 60 साल से जोत रहे थे, पटवारियों के कहने पे, तहसीलदार के कहने पे, आज उस जगह को दूसरी जगह बता दिया गया है। अब वहां फसल नहीं हो रही है, उस जगह को, वो जगह कोई और जोत रहा है। इस तरीके से विवाद सब में घूम रहा है। क्या शासन सब नियम बनाती है? 12 साल अगर किसी ने कब्जा कर लिया तो वो जमीन होगी, और हम लोगों का कब्जा 60 साल तक नहीं होता है। जो पहली बार जुताई बेड़ से हमने की, वो हमारी नहीं जमीन हुई, और आपके केवल नक्शा गलती के कारण वो जमीन दूसरे की हो जाती है। और क्या प्रशासन ये नहीं कर सकता है, जो जहां जोत रहा है उसको रकबे के अनुसार उसको उसी जगह पे नहीं दिया जा सकता है क्या? ये प्रशासन कर सकता है ना। केवल आपकी त्रुटि के कारण हम लोग मर्डर की स्थिति पहुंच रहे हैं। ठीक है यार, ये हाँ, मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ूंगी, क्योंकि यहाँ पर एक जो सरवाइव कर आए हैं वो लोग बैठे हुए हैं, और एक जिसने इसका खात्मा किया है वो साथी भी जुड़ा हुआ है। ठीक है ना? तो जैसे मैं, अशोक भैया भी इस चीज़ से बहुत अच्छे से सहमत होंगे कि इनके पास केस कब आते हैं। इनके पास केस जब आते हैं जब जमीन के झगड़े बिगड़ जाते हैं, मर्डर की नौबत आ जाती है, जब वो कि आज नहीं तो कल मर्डर हो ही जाएगा, तब जाकर वो वहाँ तक बात निकल कर आती है। और कहीं ना कहीं जो संवेदनशीलता होनी चाहिए, संवेदनशीलता चलिए छोड़िए, एक रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए प्रशासन को। जब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पाता है, तब ऐसे इनकाउंटर स्पेशलिस्ट पैदा होते हैं। आप इस चीज़ को मान कर चलिए। आप ये मानिए, क्या ये इनकी स्पेशलिस्ट होने के बाद में वो खात्मा हुआ कि नहीं हुआ? यदि इतने ही लोग, बिल्कुल, बिल्कुल, है ना, जैसे उन्होंने भी वही चीज बोला हुआ है कि हमको एसपी का भय था कि इसलिए कि कहीं वो एनकाउंटर ना कर दे। तो यही चीज थोड़ा सा प्रशासन में भी देखना पड़ेगा कि जो पटवारी, तहसीलदार, आरआई लोग हैं, इनका बहुत बड़ी भूमिका होती है क्राइम को बढ़ाने के लिए। इस चीज से शायद भाई साहब भी सहमत होंगे। ठीक है, क्योंकि जहां पर अभी ये टाइम चल रहा है,
मेड के छोटे छोटे झगड़े जो होते हैं यहाँ से शुरुआत होती है। वो कहते हैं ना, जर जोरू जमीन, ये 3 चीज होती है क्राइम को सबसे ऊपर उठाने में। तो ये चीज हमको थोड़ा कहीं ना कहीं प्रशासन पर एक दबाव बनाना पड़ेगा। ये लेपा का भी कांड हुआ था तो शायद उन्होंने यही चीज निकल कर आई थी कि उन्होंने पहले इन्फॉर्मेशन दी थी, थाने में इन्फॉर्मेशन दी, सीरियस नहीं लिया गया था, उसको इतना सीरियस नहीं लिया गया और न लेने के कारण एक इतना बड़ा मैटर निकल गया कि 6 लोगों की हत्या हो गई। शायद प्रशासन पहले से थोड़ा जागरूक हो जाए, या ऐसे केस जो लगता है कि बहुत ज्यादा संवेदनशील हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसे केसेस के ऊपर अंडर ऑब्जर्वेशन उन केसेस को रखना चाहिए। उनको हमेशा सतत प्रयास ये रहे कि उनकी काउंसलिंग करते रहें, उनको निगरानी में रखें कि कहीं कोई वारदात, बड़ी वारदात ना हो। ठीक है, ठीक है। अशोक जी, चूंकि आपने इस समस्या को हल किया और पूर्व बागी बैठे हुए हैं, आपने तकरीबन 116 से ज़्यादा इनकाउंटर किए हैं। उस वक्त सबसे चर्चित केस आपका कौन रहा? कहाँ बहुत ज़्यादा आपको मुश्किल उठानी पड़ी, किस एनकाउंटर में? एक अगर कोई स्टोरी हमारे दर्शकों से आप साझा करना चाहें अपने वक्त की। देखिए, वैसे तो काफ़ी दुर्दांत डकैतों से सामना हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो T1 दयाराम रामबाबू गडरिया का था, और जिसने करीबन 10 साल तक बिल्कुल बेखौफ होकर राज किया है और जनता को बहुत परेशान किया है। इसको मारने में कई पुलिस अधिकारी, मंत्री, गृह मंत्री वगैरह सब फेल हुए हैं, सबके ट्रांसफ़र हुए हैं। गृह मंत्री तक को पहली बार ऐसा हुआ है कि शासन में गृह मंत्री को हटाया गया। IG, DIG और DG तो कई बार हटे। फिर इसके बाद मुझे टास्क दिया गया, उन्होंने बोला कि आप इसमें काम करिए। तो मैंने चुनिंदा 12-15 लोगों की एक टीम इकट्ठी की, उनको ट्रेनिंग दिलवाई, BSF में भी ट्रेनिंग करवाई, जंगल में ले जाता था मैं उनको, निशानेबाजी और फील्ड प्रैक्टिस की पूरी ट्रेनिंग करवाई। जब वो बिल्कुल पारंगत हो गए, कई बार मैंने ऐसा भी कहा कि कोई डरपोक या ऐसा कोई नहीं होना चाहिए, तो उनकी सब तरह से जब बिल्कुल जांचा परखा, तब उनको ले जाके, अब चूँकि उस समय इनके भी बहुत इन्फॉर्मर होते थे गैंग के, वो गैंग ऐसा था अपने भाइयों से, अपने परिवारों से किसी से नहीं मिलता था। तो हम लोग रात में जाते थे पैदल, रात में 11 बजे निकलते थे और पूरी रात अपनी टीम के साथ और पूरी रात चलते हुए चलते और सुबह 4 बजे के पहले, 3:30 बजे के पहले एक पहाड़ पर बैठ जाते थे। चंबल के बीहड़ों में पैदल? चंबल के बीहड़ों में पैदल ही जाते थे और रात में ही जाते थे। और वहाँ से फिर हम जज करते थे कि देखें कहाँ धुआं निकल रहा है, कहाँ पानी की जगह है, पानी पीने तो कोई नहीं आ रहा है, कहाँ कोई आ जा रहा है। तो उनको सबको देख के हम जज करते थे। जब देखा कि यहाँ कोई नहीं है, फिर हम रात भर चलते थे, फिर दूसरे पहाड़ पे पहुँचते थे। ऐसे करके हम पानी की जगह और जो खास खो रहती थी उनमें हम लोग जाते थे, तब पता लगता था कि गैंग कहाँ है। तो गैंग को ढूंढ पाना भी एक बहुत बड़ा टास्क था। ये तकरीबन कितना किलोमीटर का सफर तय करते होंगे आप लोग जब अकेले पैदल? रात में कम से कम 25 किलोमीटर का सफर करते थे। 25 किलोमीटर? 25 किलोमीटर। और गैंग भी और पता ऐसे लगाते थे कि कहाँ पे पानी है और कहाँ, यानी कौन खाना बना रहा, धुआं उठ रहा है पे, कहाँ धुआं उठ रहा है। अब बैठे हैं पास में, अब जो भी जंगल में जाएंगे तो कहीं तो कुछ खाएंगे या कोई लाएगा उनके लिए, या फिर दिशा मैदान को जाएंगे, पानी पिएंगे तो देखेंगे पानी कहाँ मिल जाएगा। तो अशोक जी, इसमें तो आप लोगों के भी जान का खतरा रहता था? खतरा बना रहता था। कई साथी शहीद हुए हमारे। और ऐसे करके जब बिल्कुल जब पता लग जाता था तब इनकाउंटर हो पाता था। तो इनकाउंटर में हमने कई ऐसी ढूंढ के मारे। तो क्या ये जो बागी है, ठीक है, मुझे नारायण जी ने भी रोका और आशा जी ने भी रोका, तो क्या ये गांव वालों पर भी आतंक करते थे, कहर ढाते थे, क्या ऐसी भी स्थिति थी? हाँ, गांव वालों को तो पकड़ ले जाते थे, पकड़ रैंसम मांगते थे, फिरौती मांगते थे। ये अभी एक बताऊँ मैं, एक किस्सा, एक इंजीनियर को, ज्ञानेंद्र सिंह एक इंजीनियर को, रेलवे के इंजीनियर थे, उनको पकड़ कर ले गए और उनसे करीबन 1 करोड़ की फिरौती मांगी। ये भारत में पहला एक स्टेशन था पाड़ा खेड़ा, जो कि 3 महीने बंद रहा।
तो यही पूछ रहा हूँ, चूंकि आप भारत के सबसे बड़े एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, तो क्या समझाने से बात से कुछ नहीं होता था? नहीं, समझाने को तो बहुत कर ली, जो समझाने जाते थे उनको मार देते थे। और उनको जरा भी पता लग जाए कि ये पुलिस का आदमी है, पुलिस से संबंधित है, तो विकल्प एनकाउंटर ही मार था। देते थे। विकल्प एनकाउंटर ही था। उनको हम लोग समर्पण करने के लिए कहते थे, चिल्लाते थे। हम जो मारते थे तो हम सिर्फ आत्मरक्षार्थ मारते थे। हम उनको पहले चेतावनी देते थे कि आप लोग चारों तरफ से घिर गए हो, आप लोग हथियार फेंक दो, नहीं तो मारे जाओगे। जब वो लोग हमारे ऊपर जान से मारने की गरज से फायर करते थे, हमला करते थे, इसके बाद हम लोग गोली चलाते थे। कई 7-7, 8-8 दिन, 10-10 दिन हो जाते थे, हम लोग भूखे प्यासे रहते थे। जो पीछे पिट्ठू बैग में जो रोटी ले जाते थे वो सूख जाती थी, तो नीचे गंदे नाले का पानी जो है उसी में डुबोकर ऐसे खाई। ऐसे दिन गुजारना पड़ते थे हम लोगों को भी। मतलब वो जो लाइफ जो डकैतों की रहती थी वही हम लोगों की हो जाती थी। दाढ़ी बढ़ रही, ये हो रही, तो दूर से तो देख के सबको लगता था कि ये भी डकैत गैंग ही आ गया कोई। तो इस प्रकार ऐसे प्रयास करके खात्मा कर पाए। तो डकैत लोग घबराते हैं कि कब ये हमारे ऊपर आ जाएं, कब आ जाएं, इनका पता ही नहीं लगता। बिल्कुल राम स्वरूप जी, स्थिति तो बड़ी उस वक्त दयनीय थी और एक ही बात निकल कर आ रही है कि सिस्टम नहीं सुनती थी। सिस्टम, हालांकि पूरी कोशिश अशोक जी बता रहे हैं कि कोशिश रहती थी कि हम लोग आत्मसमर्पण कराएं उनका। कोशिश करती थी, या ऐसे ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए, ऐसे। हाँ, पानी को दिन में भर करके 4 किलोमीटर दूर चले जाते, जो खाना बनाते उस आग के धुआं को बंद कर देते कि धुआं नहीं दिख जाए। और पहरेदार रहते हमारे, सब जगह आदमी लगे रहते थे। मारो सिंह का तो बड़ा। अच्छा, आपके भी पहरेदार होते थे? हमारे पहरेदार रहते तो पुलिस पर नजर रखने के लिए। और पुलिस से भी हमारी पहचान रहती थी। अच्छा, मुखबिर पुलिस में भी होते थे आपके? पुलिस वाले भी हमको बता देते थे। हाँ, ऐसे राम स्वरूप जी ऐसे लीजिए जरा, तो सुने आपको मध्य प्रदेश, ऐसे लीजिए जरा तो। हाँ हाँ, तो हमारे यहाँ तो फिर मारो सिंह का तो अलग ही हिसाब था। वो खुद ही शगुनिया थे। आंख मारने की तो पट्टी से फिर गोली निशाने पड़ेगी। हाँ, उन्होंने बड़ा प्रयास किया, उनके अथक प्रयास से हम लोग सब बच गए। और ये सरेंडर हुआ, 640 बागी का सरेंडर हुआ था पगारा पे। 640 बागियों ने समर्पण किया था। उन्हें ये लग गया था कि इससे अब कोई फायदा नहीं, कोई हल नहीं है, आप सरेंडर कीजिए, ये एक ही रास्ता है सरेंडर का। में बात क्या थी कि मोहर की गैंग नंबर 1 की थी, लेकिन मोहर सिंह सूधा था, सच्चा था, जानता कुछ नहीं था, पढ़ा लिखा था नहीं। माने कि वैसे जी मास्टर मारो सिंह हाजिर हो जाएगा तो हमको मरवा देगा। इसलिए वो अपने 2 से आदमी लेके 2-3 दिन में ढूंढ डाल के, क्योंकि भैया मास्टर हम पहले हाजिर होंगे, ठीक नहीं तुम तो हमें मरवा दोगे, तुम होशियार हो, हम बेवकूफ़ है। तो पहले मोहर सिंह गैंग हाजिर हुई। अच्छा, तीसरे दिन मारो सिंह गैंग हुई। फिर उधर सरू वगैरह, और बाद में फिर मारो सिंह वहाँ गए छतरपुर पन्ना, वहाँ सूरत मूरत से मिले। उन्होंने जो कि भैया आप कह रहे हो बहुत बड़े बागी हो, हम हाजिर सरेंडर तो कर देंगे, लेकिन हमें चांदी के बर्तनों में खाना खाते हैं, वो चाहिए हमको। ठीक है। एक नारायण जी, एक आपसे मैं अंतिम प्रश्न करना चाहता हूँ। जो फिल्म में दिखाया गया है पान सिंह तोमर में, क्या वो एकदम पूरी तरह से सही है जो भी दिखाया गया, जो कहानी बताई गई है? उसमें मुझे नॉलेज जहाँ तक उसमें एक गलत दिखाया गया था। हाँ, उसमें जो माता जी के साथ मारपीट दिखाया जा रहा है वो ऐसा हम लोगों में कभी नहीं रहा है। पान सिंह तोमर की माँ के साथ जो मारपीट हुआ था, हाँ, वो नहीं हुआ था। ऐसा कभी हुआ नहीं है ना। एक दूसरे का तब भी सम्मान करते, चूंकि हम महाभारत कालीन उन्हीं पांडवों के वंशज हैं, जिसमें युद्ध तो हम लोगों ने किया, लेकिन युद्ध में भी हमने एक दूसरे का सम्मान किया। तो सम्मान हमारे यहाँ आज भी है, चाहे बागी हों या जिन बागियों के द्वारा मारे गए हों वो। लेकिन औरतों को छेड़ना या औरतों पे मारपीट करना हम लोगों का कल्चर नहीं रहा है पहले। बिल्कुल, यानी वो उतनी। हाँ, संक्षेप में जो ये निकल कर आया ना कि पहले जो बागी हुए हैं वो बगावत करने के लिए निकले, ठीक है, पहले भी औरतों का सम्मान था। आज जो हुए हैं आप उनको डकैत बोल सकते हैं या लुटेरे बोल सकते हैं, जिन्होंने ना औरतों का सम्मान किया, ना इंसान का सम्मान किया, और ना ही कहीं पर किसी भी तरह का कोई भी एक इंसानियत को, मतलब लड़कियां मिली तो उनके साथ छेड़छाड़ की या उनके साथ गैंग रेप भी हुआ, तो वो लुटेरे या उनको डकैत बोले तो चलेगा,
लेकिन पहले का जो टाइम था उन्होंने ये चीज़, कोई भी मिलेगा वो जरूर बोलेगा कि हाँ पहले के टाइम तक वो महिलाओं का सम्मान करते थे, और कहीं भी कुछ भी मिला हुआ हो तो उन्होंने महिलाओं की इज्जत के लिए ही अपने आप के हथियार उठाकर सामने खड़े हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों का। आप हाँ बोलिए। थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगा। हाँ देखो, पहले तो बागी बनाने में प्रशासन का तो मैं रोल था ही, लेकिन जब बागियों ने आत्मसमर्पण किया था तो हमारे यहाँ उनके बच्चों को या बागियों के जीवन यापन के लिए जो फैक्ट्रियां स्थापित की गई थी वो हमारे चंबल के किसी भी बेड़ में नहीं लगाई गई हैं। मुरैना जिला की ले जाके बाम और ग्वालियर से सटा दी, भिंड की ले जाके उधर सटा दी जाके। तो जो भी है बागी हम लोगों के बेड़ से हुए थे। फैक्ट्रियां बेड़ में न लगाते हुए शहर में ग्वालियर में टच कर दी दोनों जिलों की। ठीक, आज भी हम लोग रोजगार के लिए तड़पते हैं। एक चीज और देखेंगे कि जो क्राइम होता है ना वो अधिकतर क्रॉस बॉर्डर पर मिलेगा। ठीक है मैम, चूंकि सब समय से बंधे हुए और आप लोगों की बात IBC 24 के जरिए जनसंवाद में सबने सुनी। बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच पर आने के लिए, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये अनदेखा चंबल की इन्होंने कहानी सुनाई, पूरी बात बताई इन्होंने। हमारे साथ भारत के सबसे बड़े एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी रहे, पूर्व बागी भी रहे और सोशल एक्टिविस्ट भी रही, और साथ साथ पान सिंह तोमर के पोते भी रहे। उन्होंने पूरी कहानी बताई। इस मंच पर आने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।